देखिए, आपका संविदा नियम में सेक्शन 23 चल रहा था, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तमाम मॉडल आपको बताया गया था संविदा नियम में। अब आइए धारा 24 से लेकर और आपका धारा 30 तक, ये जो करार होंगे, ये आपका एग्रीमेंट ही शून्य घोषित कानूनन किए गए हैं। यानी कि धारा सेक्शन 24 से लेकर और जो ये 30 होगा, इसमें आपका कुछ करारों को शून्य घोषित किया गया है। तो पहले तो सेक्शन इधर मिलाने के लिए आता है, याद रखना है, एक बार सेक्शन दोहरा दिया जाए। धारा 24 में आपका अगर भागतः विधिपूर्ण करार का उद्देश्य है और भागतः आपका विधिपूर्ण नहीं है, तो धारा 24 ये कहती है कि जितना भाग विधि विरुद्ध है उतना भाग आपका वाइड होगा, यानी कि शून्य होगा, और जितना भाग विधिपूर्ण है उतना भाग आपका प्रवर्तनीय संविदा होगी। तो जो झारखंड में आपका मॉडल बना था, वह ये बना था कि डाकी नाप सेबरबिलिटी, बेयर पर भी लिखते रहिए या नोट्स आपके पास हैं। डाकी नाप सेबरबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत संविदा अधिनियम की 21 धारा में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका बना था आपका झारखंड में पिछली बार। तो अगर पृथक्करणीयता का सिद्धांत आपका पूछे तो सेक्शन 24 भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है। देखिए, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और आपका पूछे तो उसको लिख लीजिए कोरिलेट करके, हो सकता है दूसरा आपका सेक्शन पूछ ले। तो आपका 27 में भी समाहित है, लिख लीजिए। तो 27 में भी समाहित है। फिर आपका जो समाहित है वह आपका 57 और 58, 57 में और 58 में। लेकिन 24 में याद रखिएगा, 24 से आपका क्वेश्चन बना है और चांस रहता है। पहले सेक्शन बता दिया जाए तब एक एक सेक्शन। 25 में पिछली बार आपका यूपीजे में बना था न्यूडम पैक्टम, यानी कि नंगा करार। नंगा करार मतलब प्रतिफल विहीन करार, यानी कि जिस करार में प्रतिफल न हो वह करार भी आपका शून्य होता है। संविदा तक नहीं पहुंचा, ये करार ही क्या हो रहे हैं, शून्य। इसके बाद 26 विवाह का अवरोधक करार, यहाँ से भी समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है कि विवाह का अवरोधक करार शून्य। फिर व्यापार का अवरोधक करार धारा 27 में शून्य। विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार पिछली बार आपका यूपीजे में आया था, 28 में शून्य। अनिश्चितता के कारण करार 29 में शून्य। और बैजरिंग एग्रीमेंट बाजी करार, सट्टेबाजी का करार, पट्टेबाजी का करार धारा 30 में क्या बनाया गया है, शुद्ध। तो पहले तो भाई सेक्शन याद रखिएगा। अब आइए 24 से शुरू किया जाए। धारा 24 आ जाइए। सिद्धांत मैं बता ही दिया हूँ कौन सा, आपका डाकी नाप सेबरबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। देखिए आपका क्या है, यदि प्रतिफल, हाँ इसको थोड़ा संविधान में जोड़ लीजिएगा। संविधान में भी पृथक्करणीयता का सिद्धांत दिया गया है। अगर संविधान में पूछे तो अनुच्छेद 13 मार कर आइएगा कि डाकी नाप, कह सकते हैं कि डाकी नाप सेबरबिलिटी, यानी कि कहाँ दिया गया है, तो संविधान में कहीं उसी पर कोरिलेट कर लीजिए आपका किस धारा में, तो नहीं किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल आपका 13, यानी कि 13 में। अब आइए 24 देखा जाए, आपका क्या बताया जा रहा है 24 में। यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए कई प्रतिफलों में से
कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधि विरुद्ध होगा तो करार शून्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैध भाग अवैध भाग से इस प्रकार संसक्त है, कोरिलेट है, संसर्गी है या जुड़ा हुआ है कि वैध को अवैध से अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरा करार अवैध होने के कारण शून्य होगा। लेकिन अगर वैध भाग को अलग किया जा सकता है अवैध भाग को अलग किया जा सकता है तो अवैध भाग शून्य करार होगा और वैध भाग प्रवर्तनीय संविदा होगी। जैसे उदाहरण ए कहता है कि हे बी, मैं तुमको 5 किलो गेहूं दूंगा, इसके लिए तुम 100 रुपया दे देना, और 5 पुड़िया अफीम दूंगा, इसके लिए 2000 रुपया दे देना। अब आप लोग बताइए, क्या करार दो चीज़ों के लिए करार हुआ है, समझौता हुआ है? क्या दोनों चीज़ें अलग अलग की जा सकती हैं कि नहीं? उदाहरण में की जा सकती हैं, क्योंकि 5 किलो गेहूं के लिए 100 रुपया अलग किया जा सकता है और 5 पुड़िया अफीम के लिए 2000 अलग। तो जो गेहूं वाला करार होगा वह प्रवर्तनीय संविदा होगी, वैध होगी, और अफीम वाला जो करार होगा वह अवैध होगी, यानी कि वह विधि विरुद्ध होगा, करार अनलॉफुल होगा, और विधि विरुद्ध का अंतिम परिणाम शून्य होता है। ये याद रखिए। अगर इसी उदाहरण में दूसरा देखिए, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं 5 पुड़िया अफीम और 5 किलो गेहूं दूंगा, इसके बदले तुम 2000 रुपया देना। तो ये अलग नहीं किया गया है कि गेहूं के लिए कितना पैसा, अफीम के लिए अलग करना अगर संभव नहीं है तो पूरा करार ही अवैध होगा, और अवैध के कारण क्या होगा? शून्य। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी याद करके जाइएगा, पूछ सकता है कि धारा में आपका 24 में। हाँ। हाँ, नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी इसका मतलब कि अलग अलग करना वैध भाग को। और एक का पूछ रहे हैं, सबरोगेशन अलग होता है। वो सबरोगेशन माने आपका, भाई आपका प्रत्यास्थापन होता है, अलग है वो। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, सबरोगेशन यानी कि आपका प्रत्यास्थापन होता है, एक की जगह दूसरे को बैठा देना, वो अलग है। यानी कि जैसे आपका एक उदाहरण देखिए, ए और बी संयुक्त स्वामी थे मकान के। ए ने अपना आधा हिस्सा सी को बेच दिया, तो ए का जो अधिकार था मकान में वह सी पा लिया, और ए की जगह कौन सबरोगेट हो जाएगा? सी। इसको सबरोगेशन कहते हैं। पृथककरणीयता से इसका मतलब नहीं है। वो तो एक आदमी के अधिकार किसको मिल जाते हैं? दूसरे को। ये है सबरोगेशन का सिद्धांत। टीपीए की धारा 44 और 92 में है, उसको लिख लीजिए कहीं। सबरोगेशन अगर पूछा भी गया है, प्रत्यासन या प्रत्यास्थापन, प्रत्यासन का सिद्धांत, तो टीपीए की धारा 44 में है और 92। अगला देखिए आपका 25, आइए। धारा 25 से आपका एक क्वेश्चन बनता है, और आपका काफी अंदर तक बनता है। पहले 25 की भूमिका देखिए। सामान्यतः धारा 25 में यह प्रावधान किया गया है, न्यूटन पैक्टम का, प्रतिफल विहीन करार का, प्रतिफल रहित करार का। इसका मतलब ये हुआ कि जिस करार का में मूल्य न हो वह करार ही शून्य होता है। अब देखिए, यूपी और बिहार का मॉडल अलग अलग है। यूपी ने पूछा कि न्यूटन पैक्टम का मतलब क्या हुआ, तो आपका जवाब रहेगा प्रतिफल विहीन करार, प्रतिफल रहित करार, या बिना प्रतिफल के करार, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई मूल्य न हो। दूसरा क्वेश्चन आपका यूपी में, यूपी का मॉडल, प्रतिफल रहित करार शून्य होता है, प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती है,
प्रतिफल रहित करार वैध होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका मारेंगे, पहला शब्द देखिएगा, प्रतिफल विहीन या प्रतिफल रहित या विदाउट कंसिडरेशन या बिना मूल्य के जो भी करार होते हैं सामान्यतः संविदा तक नहीं पहुँचते, वह करार ही क्या होता है, शून्य। लेकिन बिहार का जो मॉडल पिछली बार का था उसमें ऑप्शन दिया था संविदा रहित नहीं, प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती है, प्रतिफल रहित संविदा शून्यकरणीय होती है, प्रतिफल रहित संविदा वैध होती है, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि करार नाम का उल्लेख ही नहीं था तो अब मजबूरी में एक ऑप्शन मारना है संविदा। लेकिन आपका यूपी ये गलती नहीं दोहराता है। यूपी में याद रखिएगा, प्रतिफल विहीन करार शून्य होता है, संविदा न देखिएगा। अब ये कि करार न रहे और गलती से आयोग करार की जगह क्या दे दे, संविदा, तब तो जैसे बिहार ने दिया इस बार, तब तो मजबूरी है मारना। लेकिन पहला पॉइंट क्या देखेंगे, आपका करार। देखिए आपका यानी कि दूसरे पक्षकार द्वारा भी कुछ मूल्य वापस आना चाहिए। जैसे ए ने कहा कि हे बी, मैं तुम्हें 5 किलो चावल बेचना चाहता हूँ, तो कानून ये कहता है कि बी द्वारा भी इसके ए के वचन के एवज में कुछ मूल्य या कुछ वचन तो वापस आए, भले ही वचन के बदले वचन ही बी दे दे, लेकिन कुछ जवाब वापस आना चाहिए। तो बी कहता है कि इस 5 किलो चावल के लिए मैं 100 रुपया दूंगा, तो जो ये 100 रुपया देने का किसने किया है वादा, बी ने, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिफल। प्रतिफल आपका बताया नहीं गया, बताएंगे किस दिन। प्रतिफल कार्य के रूप में भी हो सकता है, कार्य न करने के भी रूप में, वचन के बदले केवल वचन दिया जा सकता है, लेकिन विधि की दृष्टि में उस वचन का कुछ क्या हो, वैल्यू। विधि की दृष्टि में क्या हो उस वचन की, कुछ वैल्यू। प्रतिफल रहित करार शून्य होते हैं, लेकिन ये न्यूडम पैक्टम का सिद्धांत किस धारा में है, 25 में। प्रतिफल विहीन करार किसी मने संविदा का आधार नहीं हो सकता, यानी कि अगर प्रतिफल विहीन करार है तो उस संविदा को लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ करार ऐसे हैं जिसमें प्रतिफल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह करार वैध है और संविदा माने गए। वहीं अपवाद अब देखना है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहाँ की करार में प्रतिफल नहीं है फिर भी करार कानूनन सही माना गया। इसी को हम एक्सेप्शन कहते हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए कह करके भाई, आपका पहला हमने टीपीए में भी बता रखा है, दान। दान एक ऐसा संव्यवहार है जहाँ की आपका प्रतिफल न होते हुए भी वह संव्यवहार वैध होगा कि शून्य होगा, वह करार शून्य होगा कि वैध होगा, वैध होगा। तो दान को कहाँ बचाया गया है, तो आपका स्पष्टीकरण 1 में। और स्पष्टीकरण 2 में कहा जाए कम कीमत, तो उसको हम बताएंगे, यहाँ से भी पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन से। लेकिन अब बेयर एक्ट देखिए, बेयर एक्ट पहले देखिए कह करके तब आगे बढ़ा जाए। प्रतिफल के बिना करार शून्य है, सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या कि वह किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। तो पहला नियम तो यही मिला कि प्रतिफल के बिना किया गया करार क्या है, शून्य, सिवाय जबकि वह, जैसे ही शब्द सिवाय लगा, सिवाय का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी परिस्थितियां नीचे दी गई हैं जहां की करार हुआ है लेकिन प्रतिफल नहीं है, फिर भी वह करार क्या है, वैध। सिवाय का मतलब हुआ कि प्रतिफल नहीं है फिर भी वह करार क्या है, वैध है। तो पहला क्या है, लिखित रूप में
अभिव्यक्त और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्टर्ड और एक दूसरे के साथ निकट संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण अगर करार किया गया हो, तो भले दूसरा पक्षकार कोई मूल्य न दिया हो, फिर भी वह करार क्या होगा, वह। अब एक एक पॉइंट इसमें देखिए। सबसे पहले करार लिखित रूप में हो। दूसरा, जो करार लिखित रूप में हुआ हो वह पंजीकृत हो कि न हो, पंजीकृत हो। करार किनके द्वारा किया गया हो, एक दूसरे के साथ निकट संबंध रखने वाले किसके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा। और करार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो कि झगड़े के कारण, नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रेम और स्नेह। तो देखिए यहाँ आपका पूछा जाता है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। पति ने पत्नी से वादा किया कि मैं तुम्हें प्रतिमाह 5,000 रुपया दूंगा, ये जो रोज रोज का चिक चिक है ये समाप्त करो। तो बताइए, प्रेम और स्नेह ठीक है, निकट संबंधित है। पति ने लिख कर भी दिया, रजिस्टर्ड भी रजिस्ट्रार ऑफिस में करा दिया। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है कि ऐसा करार पक्षकारों के नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण हुआ हो, तो बताइए क्या उदाहरण में प्रेम स्नेह के कारण हुआ कि झगड़े के कारण। तो ये करार शून्य होगा आपका। लेकिन अगर प्रेम स्नेह के कारण किया गया था तब क्या होता, वैध। भले पत्नी कोई प्रतिफल अपनी ओर से न दे, तो अलग बात है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रत कर देने के लिए वचन हो जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले ही बात कर दी हो। खंड 2 से आपका पहले से याद रखिएगा, बहुत सटीक आपका आवश्यक तत्व हमने निकाला, वो सतर्क रहना है। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है, दूसरा बेरेक्ट में लिखिए, पास्ट कंसीडरेशन, क्या भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल होता है, ये कहाँ दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा धारा 25 के किस क्लाज में, 2 में। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, 2-3 बार रिपीट किया है। पास्ट कंसीडरेशन यानी कि भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल होता है, ये किस कहाँ ये सीधे समाहित है। तो आपका कह सकते हैं धारा 25 के किस आपके खंड में, 2 में, यानी कि अपवाद नंबर किसमें, 2। इसके बाद इंग्लैंड से कोरिलेट करके बना है। इंग्लैंड में भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल नहीं माना जाता, लेकिन भारत में 25 के क्लास 2 में पास्ट कंसीडरेशन को अच्छा प्रतिफल माना गया है। तो पास्ट कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ कि पहले कोई कार्य करके प्रतिफल दे दिया गया और बाद में आपका वचन दिया गया है। यानी कि पहले कार्य किया गया है कि प्रतिफल दिया गया है, प्रतिफ नहीं, कार्य नहीं, पहले प्रतिफल दे दिया गया कोई कार्य करके और बाद में वचन दिया गया है। तो देखिए कैसे कार्य, ए का भतीजा भूल गया था, बी रेलवे स्टेशन पर उसके भतीजे को पाता है और बी उसके भतीजे को खोजकर ए के पास लाता है। से ए प्रसन्न होता है और बी को वचन देता है कि ये कार्य तुम बहुत अच्छा किए हो, इसके एवज में मैं वचन देता हूँ कि 501 रुपया दूंगा। तो कोई प्रपोजल नहीं हुआ था, पहले प्रतिफल दे दिया गया कार्य करके बच्चे को खोज कर, और वचन ए ने कब दिया, बच्चे को खोजने के बाद कि पहले, बाद में। तो ये कौन सा प्रतिफल कहलाएगा, भूतकालीन। कार्य करके भी हो सकता है, असल बात बताया नहीं गया, प्रतिफल हम बताएंगे। वहीं आपका छूटा, इसीलिए थोड़ा समस्या आ रही है। 2D की परिभाषा अभी आपका छूटी हुई है, बीच में किसी दिन हम बताते हैं, इसीलिए थोड़ा समस्या आ रही है आप लोगों को। अब सूटकेस वाला उदाहरण देख लीजिए। ए का सूटकेस गुम हो गया, बी सूटकेस पाता है, ए के पते पर पहुंचता है, ए को सूटकेस देता है, फिर प्रसन्न होता है,
कहता है कि मैं तुम्हें 501 रुपया क्या दूंगा इनाम, तो ये ऐसी दशा में ये 25 के किस क्लाज में आएगा? 2 में। और भूतकालीन प्रतिफल होते हुए भी बिना माने ये क्या है? वैध। तो इंग्लैंड में वैध नहीं है। तीसरा देखिए, ऐसा ऋण जिसकी वसूली का समय बीत गया हो, यानी कि टाइम बार डेट, यानी कि परिसीमा विधि द्वारा वारित ऋण। एक उदाहरण देखा जाए और तब आपका वो बताया जाए, संविदा नियम का उदाहरण ऋण का दिया जाए। ए ने बीस ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था। ध्यान समझिए, ए ने बी को कितना उधार दिया था? 5,000। बी ने वादा किया था कि 1 जनवरी 2012 को ये पैसा हम लौटा देंगे, और बी ने इस पैसे को नहीं लौटाया। तो आप लोग बताइए, अब ए के पास क्या विकल्प है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? तो अब संविदा भंग के मामले में पिछली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में बना कि टाइम पीरियड, परिसीमा काल या समय सीमा काल या मुकदमा दायर करने की अवधि जो है वह 3 साल है। यानी कि ए को 1 जनवरी 2012 के बाद अगले 3 साल के अंदर किसके खिलाफ मुकदमा कर देना है? बी के। अगर ए 3 साल तक शांत बैठा रहा तो लिमिटेशन एक्ट कहता है कि तुम्हारा जो समय था टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड का मतलब कि समय क्या हो गया? बीत गया। इसको कहते हैं परिसीमा काल या लिमिटेशन पीरियड या मर्यादा काल तुम्हारा क्या हो गया? तो ए का अधिकार तो है, लेकिन आपका कानूनन ए इसे वसूल नहीं सकता। अब थोड़ा जुरिस्प्रूडेंस आप लोग पढ़े हैं। अधिकार हैं लेकिन झुनझुना बजाइए, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, तो ये अपूर्ण अधिकार होता है कि पूर्ण? अपूर्ण। और कर्तव्य में बताइए, पूर्ण कर्तव्य है बी का कि अपूर्ण? अपूर्ण, क्योंकि बी भी बाध्य नहीं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी बी कहता है कि हम पैसा देंगे, तो भले ए अपनी ओर से कोई प्रतिफल न दे, अगर केवल बी लिख कर दे दे कि भले समय बीत गया हो लेकिन मैं पैसा तुम्हें क्या करूँगा? दूंगा, तो ये करार वैध होगा कि शून्य होगा? वैध। वही बात लेकिन लिखित में हो कि मौखिक हो कि रजिस्टर्ड हो कि हस्ताक्षरित हो, यही आपका पूछा जाता है। अब बेरेक देखिए, थोड़ा शब्दों का ही जाल है। जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक के द्वारा वारित न होने की दशा में लेनदार करा लेता, उसके पूर्णतः या भागतः संदाय के लिए, यानी कि चाहे 5,000 दूंगा या 2,500 दूंगा, भागतः मतलब क्या हुआ? पूरा नहीं। समय जब बीत गया तो हमारी इच्छा, चाहे दे या न दें। हाँ, भागतः या पूर्णतः संदाय के लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस व्यक्ति ने भारित किया जाना है, तन्निमित साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया लिखित और हस्ताक्षरित वचन। अगर इस उदाहरण में भी 3 साल बाद ये या तो स्वयं या अपने अधिकर्ता के द्वारा लिखता है और साइन करता है कि हम ये पैसा तुम्हें समय बीतने के बाद भी क्या करेंगे? लौटाएंगे, तो ये करार वैध है। ये करार प्रतिफल के अभाव के बावजूद भी क्या है? अब यहीं पूछा जाता है, लिखित होना चाहिए वचन, फिर आपका दे देगा लिखित और हस्ताक्षरित, फिर लिखित, हस्ताक्षरी और रजिस्ट्रीकृत, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सही होगा? हाँ, एकदम सतर्क रहिए। रजिस्ट्रीकृत नहीं, पहले में या तीसरे में थोड़ा देखिए, पहले में आपका लिखित और पंजीकृत होना आवश्यक है। करार आपका निकट संबंधियों के बीच हो और प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह के क्या कारण, वहाँ रजिस्ट्रेशन उस लिखित का आवश्यक था। लेकिन जो टाइम बार डेट है इसमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं। यही पॉइंट पूछा गया है, क्या होना चाहिए? केवल लिखित और हस्ताक्षर, भाई रजिस्टर्ड आवश्यक नहीं। इसके बाद 2 स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण दान को बचाता है कि दान के मामले में धारा 25 लागू नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया था कि दान एक ऐसा संव्यवहार है जिसमें कि
बिना प्रतिफल के ही लिया दिया जाता है। तो ए ने अपनी गैया यानी कि बी को दान दी, तो बी से एवज में कुछ नहीं लिया, तो आप कहेंगे कि बी ने प्रतिफल ही नहीं दिया, फिर भी ये करार धारा 25 के स्पष्टीकरण फर्स्ट के तहत क्या माना जाएगा? वैध। तो दान को कहाँ संरक्षण दिया गया है? 25 के स्पष्टीकरण फर्स्ट में। दान बिना प्रतिफल के वैध होता है कि शून्य होता है? वैध। कहाँ से गवर्न करेंगे दान को? तो टीपीए की धारा अध्याय 7 से धारा 122 से लेकर कहाँ तक? आपका 129। फिर एक बार टीपीए याद रखिए। दान की परिभाषा कहाँ दी गई है? 122। चल की अचल की दोनों का दान, दोनों का दान 122। दान क्या ढंग कहाँ दिया गया? 123। वर्तमान और भावी संपत्ति का दान 124। तो वर्तमान संपत्ति का दान वैध और भावी का हमने क्या बताया? सुन। फिर टीपीए की धारा 125। कई व्यक्तियों को दान दिया गया है, कुछ लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तो जो नहीं स्वीकार कर पाए उनके बारे में केवल सुन। दान निलंबित या प्रतिहित किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है? किस धारा में? 126। कितने तरीके हमने बताए थे? दो। एक करार द्वारा और दूसरा आपका कह सकते हैं जिन आधारों पर संविदा क्या घोषित कराई जा सकते हैं। सुन। दुर्भर दान 127। सर्वस्व आदाता 128 और मुस्लिम विध का संरक्षण मृत सैया का दान मुस्लिम विध में 129। भाई सेक्शन याद करना पड़ेगा, इधर से निश्चित सेक्शन एक पूछा जाता है। फिर एक बार यह स्पष्टीकरण दो, काफी महत्वपूर्ण है। कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मत स्वतंत्रता से दी गई है, केवल इस कारण वह करार शून्य नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, लेकिन अगर प्रतिफल कम है तो न्यायालय इसको गणना में ले सकेगा हिसाब में कि कहीं दबाव तो नहीं दिया गया। घोड़ा पर आ जाए गुरु चेले का। गुरु चेले का घोड़ा 1 लाख का था, गुरु ने उसे 5,000 में खरीद लिया। ये करार वैध है, लेकिन प्रतिफल भले कम हो, लेकिन न्यायालय ये जब इस पर विचार करेगा तो ये देख सकेगा कि आखिर कीमत कम दी गई है, कहीं चेले की इच्छा को गुरु ने दबा तो नहीं दिया। इस बात को हिसाब में क्या कर सकेगा? न्यायालय गणना में ले सकेगा। लेकिन प्रतिफल अगर कम है तो वह करार शून्य न मारिएगा, वह क्या होगा? वैध। हाँ, लेकिन ये जरूर हिसाब में लेगा कि कहीं कम दिया है, कहीं चेले की इच्छा को गुरुआ ने क्या ना कर दिया हो, दबाया तो नहीं। जैसे तो आपका ये। इसके बाद अन्य कुछ अपवाद हैं और अन्य अपवाद भी आपको पढ़ने हैं। अन्य अपवाद आपका देखिए पीछे ये दिया है आपका। अन्य अपवाद कौन कौन से हैं? यानी कि कुछ ऐसी बातें और आपका है जहाँ की आपका कह सकते हैं कि प्रतिफल तो नहीं है, लेकिन फिर भी करार क्या है? वैध। उसको धारा लिख लीजिए, नोट्स में आपका पीछे है, पेज नंबर 19 पर है। अब यह है कि भाई वो पहले लिखवा गया, पेज नंबर 19 जो है आपका लिखा गया है आपका नोट्स में। पेज नंबर 19 पर है भाई जो लोग नोट लिए हैं। धारा 63 हो गया, 185 हो गया, 150 हो गया और प्रामिजरी स्टापेल यानी कि वचनात्मक बिना धारा के। तो धारा 63 कॉन्ट्रैक्ट की धारा 185, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 150 और प्रामिजरी स्टापेल यानी कि जो वचनात्मक विबंध हैं, ये आपका प्रतिफल के सिद्धांत के क्या है? अपवाद। देखिए जो धारा 25 में दिया गया है वह आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन कहा जाता है, प्रतिफल का सिद्धांत। एक क्वेश्चन और उस धारा 25 पर लिख लीजिए तो दो क्वेश्चन आपका बनता है। प्रतिफल का सिद्धांत कहाँ है? तो धारा 25 में प्रतिफल का सिद्धांत है क्या? तो जिस प्रतिफल विहीन करार क्या होगा? शून्य। यही सिद्धांत है। उसको धारा 25 पर कहीं लिख लीजिए तो प्रतिफल का सिद्धांत संसर्ग नहीं, प्रीवी यानी कि प्रीवी ऑफ कंसिडरेशन यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीवी ऑफ कंसिडरेशन ये ना लिखिएगा। प्रतिफल के संसर्ग
का सिद्धांत नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है 25 पर? प्रतिफल का सिद्धांत। संसर्ग हम बताएंगे। अभी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ बचा है। आइए अगली धारा देखा जाए 26। विवाह का अवरोधक करार शून्य होता है। आपका कह सकते हैं कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका 26 जब भी पढ़िएगा आप 21 से जोड़कर पढ़िएगा। अनुच्छेद 21 में प्रत्येक पुरुष और स्त्री को अपने मनपसंद के आपका माने जीवन साथी चुनने का हकदार होगी या होगा। यानी कि आपका किस अनुच्छेद में ये मान्यता दी गई है? आर्टिकल 21 में मान्यता है सुप्रीम कोर्ट की। इंटरकास्ट आपका अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह सब मान्य है। अब धारा 26 ये कहती हैं, 2 पॉइंट आपका बना लेना है कि ऐसा करार जो किसी वयस्क के विवाह पर रोक लगाता है वह करार ही शून्य होगा। अब यहाँ पॉइंट ये पकड़ना है कि किसके विवाह पर रोक लगाने वाला करार वैध होगा और किसके विवाह पर रोक लगाने वाला करार शून्य होगा। तो जो माइनर होगा उसके विवाह पर करार द्वारा रोक लगाई गई है तो वैध होगा, और जो मेजर होगा उस पर रोक लगाई गई है तो क्या होगा? शून्य। एक व्यक्ति मान लीजिए 25 साल का हो गया और पिताजी ने उससे करार कर लिया कि तुम 30 साल तक विवाह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। अब बताइए ये करार शून्य है कि वैध है? क्योंकि ये करार वयस्क व्यक्ति के विवाह पर क्या लगाता है? रोक। तो किसका विवाह रोका जा सकता है? अवयस्क का करार द्वारा। और किसका नहीं रोका जा सकता? वयस्क का रोका जाता है तो वह करार ही क्या होगा? सुन। अब अगला क्वेश्चन आंशिक और पूर्ण बनता है। अब भारत में चाहे प्रतिबंध आंशिक हो या पूर्ण हो ये दोनों प्रतिबंध शून्य होंगे। ये बना है भारत में चाहे विवाह पर प्रतिबंध आंशिक हो या पूर्ण हो। जैसे पिताजी कहे कि इस लड़की से विवाह न करना तो 5 लाख रुपया देंगे, ये आंशिक रोक हो गई। और किसी से विवाह न करना तब मैं 5 लाख रुपया दूंगा, ये पूर्ण। तो बताइए ये दोनों करार क्या होंगे? भारत में शून्य होंगे। लेकिन इंग्लैंड में थोड़ा अंतर है, यही पूछा गया है। इंग्लैंड में आंशिक प्रतिबंध वैध है जबकि विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ही क्या है? शून्य है। भाई सतर्क रहिएगा। आपका इंग्लैंड में क्या है? आंशिक आपका क्या है? वैध है प्रतिबंध, और पूर्ण प्रतिबंध शून्य। यानी कि कहा अगर करार हुआ है कि तुम इस लड़की से न शादी करना, ये सही माना गया है। भारत में नहीं, कहाँ? इंग्लैंड। लेकिन किसी से शादी न करना तो ये शून्य इंग्लैंड में भी है, भारत में। तो भारत में फिर याद रखिए कि आपका कह सकते हैं कि चाहे प्रतिबंध आंशिक हो और चाहे पूर्ण हो ये दोनों प्रतिबंध शून्य होंगे, क्योंकि विवाह पर अवरोधक करार क्या है? शून्य की धारा में छप। अब एक समस्या बनती है, केस याद करना पड़ेगा। एक ये भी क्वेश्चन बना है, देखिए। दो विधवाएं हैं और आपस में ये करार करती हैं कि अगर कोई विधवा अगर विवाह पुनर्विवाह करती है तो वह पति की संपत्ति में हिस्से से वंचित कर दी जाएगी। एक विधवा विवाह पुनः कर लेती है। अब समस्या ये आई कि क्या ये जो करार था ये वैध होगा कि अवैध होगा? वैध होगा, क्योंकि ये विवाह पर रोक नहीं लगाता बल्कि विवाह करने पर सेंसन का प्रावधान करता है। ये नहीं कहता कि आप विवाह न करिए, लेकिन ये कहता है कि अगर आप विवाह करते हैं तो आप वंचित हो जाएंगे प्रॉपर्टी से। केस याद रखिएगा। और केस आपका देखिए नोट्स में है भी, बहुत पूछा जाता है भाई। ये समस्यात्मक क्वेश्चन बना है, थोड़ा इसको जरूर याद रखिएगा। लफ्तु निशा बनाम शहरो बानो, शहर बानो लफ्तु निशा।
उस पर लिख लीजिए बैरक पर। लफ्तुनिसा बनाम शहर बानो आपका, यानी कि विवाह पर शास्ति लगाने वाली संविदाएं वैध होती हैं। जैसे पिताजी कहें कि तुम अगर विवाह करोगे तो मैं अपनी संपत्ति से तुम्हें क्या कर दूंगा बाहर, तो विवाह पर रोक नहीं है। यह है कि पिताजी को भी अधिकार है कि क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। क्यों मौर्य जी? जैसे कि अगर पहले विवाह कर लिए तो आयोग कह दे कि एग्जाम से क्या कर देंगे, तो कब वादा हुआ है? वादा हुआ है ना। वादा तेरा वादा, तो रोका जा भाई, नहीं तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ाने का समय नहीं है। तो 24 जरूर या 26 जरूर याद रखिएगा। जितने पॉइंट बताए गए, लफ्तुनिसा का केस और दो विधवाओं वाला उदाहरण, ये नहीं कि आप करार शून्य मार दीजिएगा। अगर फिर एक बार हम लास्ट में बता दें, अगर दो विधवाएं हैं आपस में करार करती हैं कि जो विधवा रीमैरिज करेगी वह मृत पति की संपत्ति से वंचित हो जाएगी, ये करार आपका जो होगा वह वैध होगा कि शून्य होगा? वैध होगा, क्योंकि विवाह पर रोक नहीं है बल्कि संपत्ति से क्या वंचित। तो आपका कल भाई टेस्ट होगा 10 बजे से। जो लोग प्री का टेस्ट देना चाहते हैं